हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और सचिवालय के बारे में आप लोग को जानकारी मिल रही है तो काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा कि बस अब जल्दी से किसी भी प्रकार से सचिवालय हम पहुंच जाएं तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक रणनीति बनानी होगी। मात्र 6 महीने का समय है आपके पास। 1 अगस्त को परीक्षा इसकी है, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, और दिसंबर में इसकी मुख्य परीक्षा भी है। तो फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे इसकी प्रारंभिक परीक्षा पर कि किस प्रकार से हमको जीएस और हिंदी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जीएस में तो ज्योग्राफी चल ही रहा है, करंट चल रहा है, पॉलिटी आपको हम पढ़ा चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री भी हो गया है, मॉडर्न चल रहा है। ठीक है, और यूपी स्पेशल पढ़ा दिया है और हिंदी भी आपको लगभग पढ़ा चुके हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट होगा तो वो आपको हम पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग पुराने वीडियो हिंदी के देखिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, नोट्स हिंदी और जीएस के दोनों तैयार हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट्स नोट्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, तो दोनों प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है नए इस वर्ष के, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे जल्दी ही। ठीक है, तो बस कुल मिलाकर के हम सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि प्रारंभिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, फालतू चीज़ें मतलब कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते रहो, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाते रहो, तो हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। जो हमारी परीक्षा में आएगा हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे और वही चीज़ें आपको चुन चुन कर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आप भी अपने स्तर से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, और बस आगे बढ़ते रहिए। और कुल मिलाकर के जो आगामी परीक्षा है पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी की, बस उसे हमें टारगेट करना है कि किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर हमको ये परीक्षाएं निकालनी है और अधिकारी बनना ही बनना है, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस अपना एक दृढ़ संकल्प रखिए। ठीक है, और समर्पित हो जाइए अपनी परीक्षा के लिए, टाइम दीजिए प्रॉपर तरीके से और ईमानदारी से मेहनत करिए। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पढ़ने को आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से 4 घंटे पढ़ते 6 घंटे पढ़ते हैं तो वो भी बहुत होता है, लेकिन वो 4 घंटे 6 घंटे कैसे हों, ये एकदम से बिल्कुल पंक्चुअलिटी के होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं मतलब फिर फ़ोन आ गया बीच में तो फ़ोन अटेंड कर लिया, व्हाट्सएप सोशल मीडिया चेक हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 4-6 घंटे वो एकदम से स्टडी के होने चाहिए और एकदम से आप लीन हो जाएं उसमें कि बस इसके अलावा फिर कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आप पढ़ने को 12 घंटे पढ़िए, मन कहीं और है, किताबें खुली हैं, आंखें किताबें हैं, लेकिन दिल कहीं और है, मन कहीं और है। फ़ोन आ गया, फ़ोन रिसीव हो गया, मैसेज हो रहा है, व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको भी पढ़ाई काउंट करते हैं तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो अपने आप को भरमाना है कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई व्यर्थ जाती है, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो जो भी घंटे आप पढ़ाई के दें वो बिल्कुल पंक्चुअलिटी के, डेडिकेशन के हों और पूरे ऑनेस्टी के हों, ईमानदारी के हों वो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आज कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट नदियां बची थी तो ये भी कंप्लीट आपको कराना। ठीक है, फिर भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, कुछ जलप्रपात हैं, झरने हैं, उन पर हम आएंगे। ठीक है, या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आते हैं शरावती नदी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिमी घाट में कर्नाटक की शिमोगा जिले से निकल करके अरब सागर में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। कहाँ निकलती है? ये पश्चिमी घाट में जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक का एक जिला है शिमोगा, वहाँ से ये निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना इसी पर स्थित है और जोक या गेरुसोखा जलप्रपात भी इसी पर स्थित है। ठीक है, जोक या गेरुसोखा जलप्रपात और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगली नदी है स्वर्णरेखा नदी। देखिए इनके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जाने की नहीं कि ये कहाँ से प्रवाहित होती हैं, सहायक नदियाँ वगैरह इनकी है नहीं। ठीक है, बहुत छोटी मोटी होंगी नदी नाले जैसे, तो उनका कोई मतलब नहीं है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? ये रांची के पठार से निकल करके, रांची के पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। और हुंडरू जलप्रपात बहुत फेमस जलप्रपात है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हुंडरू जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इस नदी को पढ़ाने का बस मतलब ये था कि हुंड्रू जलप्रपात के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है चेयार नदी। ये इलायची पर्वत से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है और ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। ध्यान रखिएगा, जो ये चेयार नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। ठीक है, सबसे दक्षिण में बहती है ये। नेक्स्ट है लूनी नदी। ये राजस्थान में अरावली से निकलकर सांभर झील होते हुए गुजरात के रण ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना ही अरब सागर में गिरती है, ना ही मन्नार की खाड़ी में, ना ही पाक की खाड़ी में। ठीक है, ये क्या करती है? ये नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का बनाती है। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि ये कुछ तो ये भूमि के ऊपर बहती है और फिर क्या होता है, ये भूमि के नीचे धीरे धीरे विलीन होने लगती है और इस तरह से जो है, इस तरह से ये मतलब भूमि के नीचे ही अपना एक जाल सा बना करके, अपवाह तंत्र बना करके खत्म हो जाती है। इससे कहा जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये अपना जल कहीं पर नहीं गिराती है, ना तो बंगाल की खाड़ी में, ना ही अरब सागर में, ना ही मन्नार खाड़ी में, कहीं नहीं गिराती है। इसका जल अंदर ही अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र बनाते हुए समाप्त हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसी नदी या जो वह नदी जो आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, तो वो है आपकी लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है घग्गर नदी। इसे वैदिक काल की सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवालिक पर्वत से निकलकर हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में समाप्त हो जाती है और ये नदी भी आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तभी तो लिखा ना, कहीं पर ये समाप्त हो जाती है मतलब खत्म हो गई, जल नहीं गिरा रही है, ये अंदर ही अंदर क्या होता, बह बह करके जमीन के अंदर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसका पानी कहाँ जाता है पता नहीं। ठीक है, जहाँ भी जाता हो, लेकिन इसका पानी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में नहीं गिरता है, खंबाड़ी की खाड़ी में नहीं गिरता है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ अपना जल विसर्जित करती है ये दिखाई नहीं देता है, जमीन के अंदर ही अंदर बहते हुए समाप्त हो जाती है। इसीलिए ऐसे अपवाह तंत्र को आंतरिक अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पॉइंट कुछ बने हुए हैं। वैतरणी नदी उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो अगर वैतरणी नदी के बारे में पूछा जाए तो ये उड़ीसा में निकलती, उड़ीसा में ये बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ब्राह्मणी नदी यह झारखंड में दक्षिण कोयना व सांख नदियों के मिलने से बनती है। दो नदियां हैं, दक्षिण कोयना और सांख। ठीक है, तो इन दोनों के मिलन से ये बनती है ब्राह्मणी नदी और ये उड़ीसा में प्रवाहित होकर भितरकणिका पार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यानी भितरकणिका पार से ये बहती है। तो ब्राह्मणी नदी याद रखिएगा कि ये भितरकणिका पार से होते हुए बहती है, कहाँ पर? उड़ीसा में, और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। मारमा गोवा बंदरगाह ज्वारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रचोल, ज्वारी और मांडवी नदियां ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। ये रचोल, ज्वारी और मांडवी ये जो तीनों नदियां हैं ये गोवा की नदियां हैं, गोवा की प्रमुख नदियां हैं जो कि गोवा में बहती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। ठीक है, तो इसी ज्वारी नदी के तट पर क्या स्थित है? जो मारमा गोवा बंदरगाह है इसी ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। वैगई नदी तमिलनाडु में अन्नामलाई से निकल करके पाक की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो कुछ ये प्रमुख फैक्ट थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, शायद कभी कभी पूछ लिया जाता है छोटी मोटी परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से आपका भारत का यानी कि दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र हो जाता है द एंड, यानी कि समाप्त हो जाता है। 3 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, जीआईसी प्रवक्ता हो या अन्य जो परीक्षाएं हैं जहां पर यूपी पीसीएस में जीएस पूछा जाता है, तो इसके बाहर कोई प्रश्न आएगा। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी हल करेंगे, आप देखेंगे कि आपको लगभग प्रश्न यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो भी हमने आपको प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र पढ़ाया है। ठीक है, बाकी उत्तर भारत का अपवाह तंत्र आप पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, यानी कि अब भारत की नदियां लगभग समाप्त हो गई हैं।
ठीक है। अब भारत की प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, और भारत के परिवहन जैसे जल परिवहन है, वायु परिवहन है, ठीक है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, ये सब बचा हुआ ये आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर भारत की मिट्टियाँ हैं और भारत की प्रमुख फसलें हैं, भारत के खनिज हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। इन सब पर भी आपको लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक। और ज्योग्राफी में आप कौन कौन से टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ गए हैं इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, जिन पर हम आपको वीडियो बना करके उपलब्ध करा पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।